क्यों दे? मतलब महिला का जवाब क्या था? बोलती है हस्बैंड है, पति है, तो मारेगा नहीं। मतलब सोचने की बात है कि उसका भी माइंड सेट हो गया कि पति है मतलब उसको मारने का अधिकार नहीं है और महिला में इसलिए मार खाना। कई बार ये सोच हो जाती है। लेकिन उन महिलाओं के अंदर आज अगर उम्मीद की रोशनी किसी ने जगाई है तो ये मैं बोल सकता हूं कि एक बार उन्हें मोबाइल के अंदर आना चाहिए और इस सेमिनार के अंदर आना चाहिए कि आप लोगों ने ही जगाई है और किसी और ने नहीं। मतलब आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि ये लाइनें शायद आप ही के लिए डेडिकेट की है राहत इंदौरी साहब ने कि जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। अरे तुम्हें सियासत ने हक दिया है कि तुम सारी हरी जमीनों को लाल कर दो। कई बार ना आप लोगों को क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिल रहे हैं, टांग खींचने वाले मिल रहे हैं, उन्हें जवाब देना जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं। संध्या ने बड़ा क्या करा, बड़ा प्यारा जवाब दिया है कि तू अपनी खूबियां देख, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। यस। बढ़ाना है कदम तो आगे बढ़ा, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। अरे देखने हैं तो सपने ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। अरे अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, चलने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो अपने आप से कर, अपने माँ बाप से कर, नफरत करने के लिए तो लोग है ना। अरे तू भीड़ से अलग एक पहचान बना, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। अरे तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। मतलब वाकई में डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जब कोई आपसे मिले और तरह तरह की बातें करें तो उसे जवाब देना कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे हम खुद लौट के आ जाएंगे घर, हमें नाकाम तो होने दो। आपको बदनाम करने का बहाना, हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। हमें बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। अरे हम खुद हो जाएंगे बदनाम, पहले थोड़ा नाम तो होने दो। तो वाकई में मैं देख पा रहा हूं कि लोग जोश और जुनून से भरे हुए। मतलब मैं सीरियसली बोलूं, कई बार लोग बोलते हैं, जैसे अभी कई सारे लोग यहाँ आए, बड़ी तारीफ की आप लोगों ने, और लोग मिलते हैं मुझे, फोन कॉल पे भी बात होती है, जब कई बार यूट्यूब में आते हैं, कई बार इंटरनेट पे आते हैं, जूम मीटिंग्स में आते हैं, तो लोग सवाल कर देते हैं कि यार आप इतना मोटिवेशन लेके कहां से आते हो, आप इतना इंस्पायर क्यों रहते हो। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार, भाई जिसकी टीम में तेज प्रताप सर जैसे लोग हों, जो एक्सीडेंट होने के बावजूद भी यहाँ बैठे हुए, मोटिवेट क्यों नहीं हो जाऊंगा। यस। जिसकी टीम में सीमा आलम जैसी बंदी हो, क्यों मोटिवेट नहीं हो जाएगा। जिसकी टीम में संध्या जैसे लोग हो, रानू जैसे लोग हो, जिसकी टीम में पूजा जैसे लोग हो, दीपू जैसे लोग हो, विजय जैसे लोग हो, रोहित जैसे लोग हो, अहिल्या जैसे लोग हो, पुष्पलता जैसे लोग हो, अरे आपके जैसे लोग जिसकी टीम में हो, उसे अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाता है। देखो तालियां बजाते हो ना, तो जबरदस्ती मत बजाया करो यार, जबरदस्त वाली बजाया। यहाँ कुछ एम्पायर के दीवाने, यस, कई बार आपको लोग मिलते होंगे, बिल्कुल सर, पागल हो गए। यस, पागल को दीवानगी में कोई खास फर्क नहीं है, एक सही होता है। बिल्कुल सही बात है, मिलते हैं ना आपको लोग। यस, यहाँ पर कुछ एम्पायर के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे हैं, और हम बार बार चेक करना चाह रहे हैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से कि कितने यहाँ 15 से 30 के जवान बैठे हैं। क्या मैं जवानों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं जिंदा दिल लोगों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं जोश और जुनून से भरे हुए लोगों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं जबलपुर वालों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं घनसौर वालों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं पनागर वालों से बात कर रहा हूँ? क्या बात, मानना पड़ेगा।
कितने लोग हैं जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आए, मतलब फिजिकली? क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। एक बार तालियां बजा लो फिर। सो फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस। आपके भाई का नाम अभिनीत है। बाय क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले मैंने भोपाल के टीआईटी कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ द मध्य प्रदेश, टॉप 5 में आज उसका नाम आता है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। इसी जबलपुर संभाग के एक शहर छिंदवाड़ा से मैं रहने वाला हूँ। वहां मेरा जन्म हुआ। आज मेरा नेटिव टाउन भोपाल है। और बाकी तो जिस तरह से सेमिनार लगाते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ही आज अपना घर हो गया। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे होती है मैं मेरे परिवार में देखता हूँ। हर होली, दिवाली, दशहरा, जन्म दिवस, परिवार में किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो मुझे ना हमेशा कपड़े दिलवाए जाते। बस फर्क इतना सा था कि वो बढ़ते आंख के होते थे। लेकिन मेरे घर वाले बोलते थे कि बेटा तू ना बड़ा हो जाएगा, कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो बढ़ते आंख के कपड़े दे। आप में से किसी के साथ हुआ ऐसा? वो समझ पाएगा, बाकी नहीं समझ पाएगा। तो क्या जिसने देखा है ना करीब से ये सारी जिंदगी एक मध्यम वर्गीय परिवार वाली, उसको रियलाइज होता है। तो ऐसी जिंदगी थी मेरी। जिंदगी थोड़ी सी बदली। मामा हमारे पावर में आ गए। भाई मामा जब पावर में आए, उनको थोड़ी रहम आ गई मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। उन्होंने सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी। तो जब सैलरी वगैरह थोड़ी सी बढ़ गई तो हालात घर के थोड़े और अच्छे हो गए। तो परिवार के घर अच्छे ऐसे हो गए कि इस व्यापार में आने के पहले भी मेरे पास अपना घर था। बस फर्क इतना सा है कि वो मेरे पिताजी के द्वारा बनवाया हुआ। इस व्यापार में आने के पहले भी मेरे पास अपना व्हीकल हुआ करता था। मैं अपने व्हीकल से अपने स्कूल, अपनी कोचिंग जाया करता था। बस फर्क इतना है कि पिताजी ने दिलवाया था, तो एवरेज वाली बाइक थी अपने पास। इस व्यापार में आने के पहले भी एक सोच थी, लेकिन वो सरकारी नौकरी के अंदर जाने की एक सोच थी, क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे। इस व्यापार में आने के पहले की अगर बात करूं तो पढ़ने में ठीक ठाक थे। सीमा जी जितना अच्छा तो नहीं, 95% तो भाई ना आ पाया। इतने में 2-3 लोग पास हो जाते हमारे साथ, तो इतना तो नहीं आ पाए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई मैथमेटिक्स बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। कैलकुलेशन बड़ी जल्दी समझ में आती थी। तो जब मैट्रिक कंप्लीट किया था तो 98 नंबर हम भी लेकर के आए थे मध्य प्रदेश के अंदर। और कुछ उस चुनिंदा लोगों में जिनकी 90 से ऊपर की मार्किंग हुई थी, उसमें एक नाम अपना भी था न्यूज पेपर। जब हमने +2 कंप्लीट किया, मैंने 12th कंप्लीट किया, तो 12th कंप्लीट करते टाइम भी एक अच्छी रैंकिंग बढ़िया थी, नंबर अच्छे थे, एंट्रेंस क्वालिफाई किया और इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट हुआ था। इतना बढ़िया थे पढ़ने में। बचपन से ना एक्चुअली सपने बहुत बड़े थे। जब घर के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता था ना, बस वो तब तक देखता रहा जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए। और मन में एक सपना था, एक दिन अपन भी बैठे। और होता क्या था कि आसपास अगर कोई बैठा हुआ है, परिवार वाला, कोई रिश्तेदार, तो बोलता था क्या देख रहा है? क्या वो देख रहा हूँ? क्यों देख रहा? मैं कहा एक दिन मैं भी बैठूंगा। वो क्या बोलते थे? ज्यादा ऊंचे सपने मत देख, औंधे मुंह गिर जाएगा। संतोषी सदा सुखी। तू टाटा बिरला की औलाद नहीं है। अब ऐसी बातें मिलती रही बचपन से। धीरे 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 वो बातें दिमाग में घर कर जाती। मेरे भी दिमाग में घर करने लगी। मुझे भी समझ में आने लग गया एक समय के बाद कि अपन मिडिल क्लास फैमिली वाले, अपने लिए ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बना है। कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई से कर सकते हैं। ये बात उस समय हमें सिखाई जाती थी कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। सही बात है ना? आपके परिवार वाले सिखाते हैं आपको? मेरे परिवार में भी सिखाया जाता था। आसपास का माहौल ऐसा था, तो हमने पढ़ाई में थोड़ा फोकस करना चालू किया। +2 कंप्लीट करने के बाद मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक सेक्टर में पैशन हुआ करता था उस जमाने में। मेरे फादर ने मुझे कहा कि अच्छी बात है, लेकिन आज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे संजय मैडम ने, बहुत अच्छी बात बोली विजय ने, बहुत अच्छी बात बोली दीपक ने, बहुत अच्छी बातें बोली, बड़ी प्रैक्टिकल बात की भाई। बहुत अच्छी बात बोली तेज प्रताप जी ने, नितेश जी ने बड़ी सही बात बोली। कुछ भाई 500, 700, 800, 1000 पोस्ट निकली है पटवारी की और 9 लाख फॉर्म भर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है मार्केट में। ठीक है, देखो नजरें बंद कर लेने से, निगाहें झुका लेने से अंधेरा तो नहीं हो जाएगा। सच्चाई है ना? हमारे ये बोल लेने से कि नहीं ठीक है ना, देख लेंगे, कर लेंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी है? मतलब आजकल तो फैशन में आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़ी तुझको, जब जीना है बरसों।
आजकल ये चीज दिमाग में ज्यादा चलती है। तो लोग अवॉइड करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे पिताजी क्योंकि पढ़े लिखे थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे, इंटरव्यूज वगैरह लिया करते थे, तो उन्होंने समझाया मुझे कि देख बेटा कंपटीशन ज्यादा है, अच्छी बात है तू सरकारी नौकरी की सोचता है लेकिन तू श्योर नहीं है, तुम्हें लग ही जाएगा, तो तू ऐसा कर एक ऑप्शन लेकर के चल। और एक ऑप्शन के रूप में उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करने का सजेशन दिया। और इतना ठीक ठाक फैमिली था मेरा कि जब भोपाल शहर के अंदर मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो मैं किसी बैंक के सहारे नहीं बैठना पड़ा कि भैया वो बैंक से लोन मिलेगा एजुकेशन के लिए तो पढ़ाई कर पाऊंगा। इतना पैसा था कि कॉलेज की फीस देने के लिए था, 60-70 हजार रुपए जमाने में फीस वगैरह थी। 2009 की बात मैं बता रहा हूँ। जब भोपाल शहर के अंदर मैंने रहना शुरू किया तो वहां रहने खाने की भी टेंशन नहीं थी, इतना पैसा था घर में कि हर महीने की पॉकेट मनी मिल जाती थी, बढ़िया चल रही थी जिंदगी। घर वालों ने कमाने बोला नहीं था। इंडिया की सबसे बड़ी फील्ड में से एक इंजीनियरिंग, भाई इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट तीन ही तो सबसे बड़ी फील्ड है, उनमें से एक ऑलरेडी कर रहे थे। और परिवार ने समझा के भेजा था कि अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना, अभी तेरी पढ़ने की उम्र है। आपको भी शायद ये बात बोली जाए। तो ये बात मुझे भी समझाई गई। लेकिन पता है अजीब सी चीज मेरे साथ एक घटना होना चालू हुई थी जो लगभग 15-16 के बाद शायद आपके साथ भी होती है। आजकल थोड़ा सा फैशन का जमाना है तो आजकल ये चीज कम होती है कि मुझे ना घर से पैसे मांगने में शर्म सी महसूस होती है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग की उम्र निकलती चली जा रही है, मतलब इधर उम्र निकलती जाती है, माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं, सब कुछ आएगा, शर्म नहीं आएगी लोग। मतलब मैंने देखा है चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, बाप की कमाई पे जीते हैं और अपने आप को फौलाद कहते हैं। बाप की कमाई पे जीते हैं और अपने आप को फौलाद कहते हैं। दिन भर बैठ के मोबाइल चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंटरनेट पे समय बर्बाद करते हैं, घर बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ते हैं और पता नहीं क्यों अपने आप को औलाद कहते हैं। मैं वैसी औलाद नहीं बनना चाहता था, ये मेरे अंदर एक चीज थी। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए कि मेरा एजुकेशन भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई, वो माइंडसेट था मेरा कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरी पॉकेट मनी चल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं मार्केट में जितने भी काम देख रहा था, भोपाल शहर के अंदर मॉल्स थे, वहां पे बड़े बड़े मॉल्स हैं भाई, वहां पे कॉल सेंटर भी है और भी कई सारे काम थे। लेकिन जितने भी काम मैं देख रहा था तो सारे काम मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि मुझे पूरा समय वहां लेना था। इसलिए मैंने उनमें से किसी भी काम को सेलेक्ट नहीं किया। काम बहुत सारे थे वहां, और अंदर से एक चीज थी कि कर लेंगे यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मेहनत करने को तैयार। क्या होता है ना, आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा बचपन से माइंड सेट किया गया कि पढ़ लिख कर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो। इसलिए नहीं कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है, सैलरी बढ़िया है, सुविधाएं बढ़िया मिलेगी, इसलिए कि तुम कुछ भी नहीं करोगे ना, घर बैठे रहोगे तो भी पैसे आएंगे। ये समझाया जाता है। भाई मेरे पिताजी को मैंने देखा 39 साल सरकारी नौकरी की, उन्होंने लास्ट ईयर रिटायर हुए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि घर बैठे उनको पैसे आए। आज मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई फॉरेस्ट में है, कोई आर्मी में है, कोई रेलवे में है, कई सारे जबलपुर शहर के अंदर पुलिस में भी हैं। मैंने नहीं देखा कि उन लोगों को होली दिवाली में घर बैठने पे भी पैसे आते हैं। पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में होता। तो हम जब किसी भी व्यापार को देखते हैं, किसी भी काम को देखते हैं, तो हम वहां भी मक्कार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कुछ ना करना पड़े और बैठे बैठे आए। सही बात है? मैं ऐसा नहीं करता, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। और मैं रास्ते की तलाश में था। और कहते हैं दिल से की गई दुआ कबूल होती है, लेकिन मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है। ऊपर वाले ने दिल की दुआ कबूल की, मुश्किल से हुआ, लेकिन मेरे सामने भाई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया था, नो आइडिया। ज्यादातर जो है उन्होंने बताया जब वो पहली बार इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, कोई 5 साल पहले हुआ, कोई 6 साल पहले हुआ। मैं इस व्यापार से 13 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। व्हेन आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मेरा उस समय कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था, और उस समय मैं इंट्रोड्यूस हुआ। तो इंट्रोड्यूस हुआ तो आई डोंट नो अबाउट डायरेक्ट, आई डोंट नो अबाउट MIL, आई डोंट नो अबाउट मार्केटिंग। मैं इस बिजनेस के बारे में या इस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो घर से पहली बार निकला था, मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया था। पहली बार तो मैं किसी काम के बारे में सुन रहा था, और उसमें भी ऐसा काम, क्योंकि पिताजी को नौकरी करते देखे थे, मामा जी की खेती बाड़ी है, चाचा जी का गल्ले का व्यापार है, बड़े भाई लोग उस गल्ले के व्यापार में बैठते हैं, एक चाचा जी हेडमास्टर है। तो परिवार कुछ ऐसा था। मैंने नौकरी करते देखा है, प्राइवेट करते देखा है, सरकारी करते देखा है, मैंने व्यापार करते देखा, खेती बाड़ी करते देखा, लेकिन मैं पहली बार देख रहा था कि कोई ऐसा भी काम है
जिसमें 2-4 लोगों को जोड़ घटा के मेंबर बना करके करोड़पति बना जा सकता है। तो बात मेरे को पच नहीं रही, मेरे थोड़ा सा वो चीज सर के ऊपर से जा रही थी। और मेरा हाल बिल्कुल उस मतलब 2020 में जैसा हम सबका हाल कोरोना को लेके था, वैसा ही मेरा हाल उस जमाने में 2009 में 2010 में जब मैं पहली बार प्लान देख रहा था, तो मेरा हाल इस व्यापार को लेके था कि डर बराबर है कि अगर हो गया, किसी ने छू दिया गए, पर बीमारी क्या है नहीं पता, कोरोना है कुछ, कोरोना आ गया कुछ, समझे मेरी? यस। तो ऐसी क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि होता है कि नहीं, ये बातें दिमाग में चल रही। बट एक चीज थी कि मैं एक रास्ते की तलाश में तो था, और जब मैं इस व्यापार को जान रहा था, देख रहा था, आपने कुछ चीजों पे अगर गौर किया हो, हेलो, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ जो भी आ रहा है, जो पहली बार आया है, जो फर्स्ट टाइम आया, जो भी एकदम बिगिनिंग लेवल पे है, वो थोड़ा सा उसके हाथ कपकपा रहे हैं। यस। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, वो सामने आके बोल गया। यस। बहुत बड़ी चीज हो जाती है, हिम्मत ही नहीं हो पाती 4 लोगों के सामने बोलने। सही बात है? यस सर। जो उसके बाद आया उसके अंदर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा होगा, जो अगला आया होगा उसके अंदर और थोड़ा ज्यादा दिखा होगा। और अभी जब सीमा मैडम आई, तेज प्रताप जी आए, नितेश आया, विजय आया, तो इन्होंने तो माहौल ही बना दिया। अब 100 रुपए की बात करते हैं, मेरे को तो लगता है कि इन्होंने 1000 तो इन्होंने वसूल करवा दिया। अभी दिखाई दे रहा था मुझे भी कि यार कुछ ही नहीं हुआ, अगर मुझे इनकी तरह बोलना आ गया, इनके ऐसे अगर मैंने प्रेजेंटेशन देना सीख लिया, लोगों को समझाना सीख लिया, अगर मुझे इनकी तरह पब्लिक स्पीकिंग आ गई, 10, 50, 100 लोगों के सामने बोलना आ गया, तो ये सारी चीज अगर मेरे को आ गई, तो जिस दिन फाइनल कंप्लीट करके निकलूंगा, उस दिन साला अपना भी कैंपस क्वालिफाई हो जाएगा। यस। लेकिन जिंदगी क्या होता, मैं कैंपस में बैठना होता था, मतलब जॉब्स वगैरह आती थी, बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी जिसमें इंटरव्यू देने होते थे। तो आपने देखा होगा अक्सर जो पढ़ने में तेज तर्राट होता है ना, वो बाकी चीजों में थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा पंगे की बात है तो थोड़ा किनारे हो जाते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा कहीं पे भाई स्टेज में जाना हो, मैंने स्कूल में कभी वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया, वो वार्षिकोत्सव होता था, मैं कभी उसमें नहीं गया। टीचर ने गलती से अगर मुझे खड़ा कर दिया कि चलो आज अभिनीत हमारा प्रेयर बना, प्रेयर करवाएगा, प्रार्थना करवाएगा, हम सरस्वती वाले, हमारे यहाँ वही सर मैडम नहीं चलता था, हमारे यहाँ आचार्य जी दीदी चलता था। यस। तो खड़ा कर दिया कि चलो आज अभिनीत करवाएगा कोई प्रार्थना, मैं प्रार्थना ही भूल गया। ऐसा था मैं, तो मुझे दिखाई दिया कि यार ये चीजें अगर मैं सीख गया ना, तो अपना पैसा वसूल है, बाकी न्यूट्रिशन ये सब तो ठीक है अपनी जगह, भैया वो तो पी खा के खत्म कर देंगे, अपन को बड़ी चीज नहीं है ना, मिडिल क्लास वाले हैं अपन। तो घर में अगर जूस की कोई बोतल आ जाए गलती से भी, तो उसका पूरा ढक्कन खोल के ऐसा 2-4 बार पीछे से मार के निकालते हैं। ठीक है, तब मतलब वो तो ठीक है, वो वसूल हो जाएगा, लेकिन ये चीजें मिल गई तो अपना पैसा वसूल है। क्योंकि अपने स्टूडेंट थे, बीमार तो थे नहीं, उम्र ज्यादा हुई नहीं थी, तो हेल्थ को लेकर तो ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और ऊपर वाले की दया से कोरोना भी 2020 में आया, अपन 2010 में आए थे। तो अब 2020 के बाद तो इंसान को समझ में आने लग गया कि हेल्थ भी कोई चीज होती, सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। जहां अपने आसपास हम उम्र ऊपर चले गए, उनका टिकट काट गया, पता चला नहीं हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो बाद में समझ में आया, तो उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो ये चीज मुझे अट्रैक्ट की और मैंने सोचा कि यार शुरू कर लेते हैं। वैसे भी जिंदगी में जब हम बचपन में किसी आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे होते, पत्थर चला रहे होते थे ना, तो आसपास बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, देखो अभिनीत का तो निशान ही नहीं लगा। मैं उसमें एक चीज बोलता था, यार जिंदगी में हर पत्थर सिर्फ आम तोड़ने के लिए थोड़ी उछाला होता है, कई बार पत्थर इसलिए भी उछाला होता है ताकि निशानची बन जाए, हम सीख जाए, आज नहीं तो कल सीख ही जाए। यस। जिंदगी में कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं। यस सर। जरूरी नहीं है कि हर चीज से सिर्फ कामयाबी ही मिले। ये बात मेरे समझ में आ गई और मुझे लगा यार हो ना हो ये काम अपनी पढ़ाई डिस्ट्रीब्यूट करे बगैर अपने को 2, 5, 10 हजार रुपए दे देगा। ये बात दिमाग में आ गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि शुरू करना है। पर डिसीजन लेने से उससे क्या होता है, पैसे चाहिए। मुझे 10-15 हजार रुपए लग रहे थे उस जमाने में भी, वो अपने पास थे नहीं क्योंकि घर से लिमिटेड पैसा मिलता था। और पता नहीं ऊपर वाले की एक आदत है, वो ना समस्या की कोख में ही मौके को जन्म देता है। तब हमारे साथ भी सिचुएशन ये थी कि घर से लिमिटेड पैसा मिला करता था, कॉलेज की फीस तो भाई चेक के रूप में मिलती थी और महीने का चल रहा था अंतिम। हमसे पूछा कैसे, हम बोले नहीं है पैसे। बोले फिर कैसे शुरुआत होगी, हम बोले ऐसी समझे हो क्या,
अरे जेब में भले का आंधी नहीं है, जबलपुर संभाग के रहने वाले हैं, साला दिल में आंधी बहुत है हमारे। वो दिल में आंधी उस जमाने में भी, और डिसाइड कर लिया कि शुरू करना है। घर में बातचीत की, क्योंकि पहला और अंतिम जुगाड़ घर से ही था। और दिक्कत यह थी कि घर में गलती से भी ये पता चल जाए कि कंपनी है, इसमें फिर तुम ऐसे जुड़ोगे, फिर उस पर ऐसे लोगों समझाओगे, फिर ये करोगे वो करोगे, तो साफ साफ घर वाले बोलेंगे पढ़ने भेजे, कमाने वाने नहीं भेजे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। और ज्यादा शौक है तो घर आओ, अपने गले की दुकान भाई, तो मामा के साथ जो खेती बाड़ी करो, अपने घर में सब था। और नहीं तो 10वीं बेस पे कर लो, आर्मी की तैयारी जाओ, कल से तुम भी दौड़ना सुबह सुबह। तो मेरे को पता था कि घर में तो ये चीज के लिए मना मिल जाएगा भैया, मना हो जाएगा। तो मैंने सिंपल सी देखो, जिंदगी में ना कोई और सेंस हो ना हो, कॉमन सेंस होना पड़ेगा। यस, मेरे अंदर कॉमन सेंस था। मेरे पापा जी सिंपली बात की, पापा मुझे कुछ कंप्यूटर क्लासेस करनी है, कुछ इंग्लिश की तैयारी करनी है, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं क्लास करने वाला हूँ, कुछ मुझे किताबें लेनी है, कुछ मुझे ये चीजें करनी है, कुछ वो चीजें करनी है, कॉलेज की कुछ फीस बकाया है, और इस महीने थोड़ा वो एग्जाम फॉर्म डालना था तो उसका भी पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो सब मिला करके जोड़ तोड़ करके घटा के अपन ने बोल दिया कि 10-15 हजार चीज चाहिए। और घर वाले में पढ़ाई के लिए तो तुम कितना बोलो, लाखों रुपए तो वैसे ही दे रहे, तो 10-15 हजार और सही भाई, ये लो शुरू कर दो। और ऐसे अपनी यात्रा शुरू होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे, अच्छा सर मतलब घर में झूठ बोलना। होशियार, आजकल की जनरेशन बहुत होशियार है कि नहीं? yes, बहुत होशियार, इतनी होशियार है कि घर में ये बोलती है कि आज हम ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि भंवरताल गार्डन के अंदर सारी कौन सी ग्रुप स्टडी है। मतलब सहेली का फोन आता है, कहाँ है यार, हमें परेशान मत कर, क्लास में। वो भी बोलती है, तो जिस पेड़ के नीचे तू क्लास लगा रही है उसी पेड़ के पीछे वाले पेड़ के नीचे मैं बैठी हूँ। वो गलती से पूछ लो यार वो फोन कहाँ बिजी था। नहीं वो नोट्स वगैरह लेने थे ना, तो कॉल आ गया। गलती सुन ले कोई तो पता चले, सोना जानू बाबू, सोना जानू बाबू, अदरक मिर्ची लहसुन सही निकल जाता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि झूठों की महफिल में आजकल सच्ची आने लगी। हमारे टाइम में क्या होता था, कॉलेज एक ऐसा जंगल होता था जहाँ हमारे जैसे ये शेर बेचारे, देखो आबादी कम हो गई है, हमारे शेरों का शिकार इंडिया कर लेती थी। अब आजकल जमाना थोड़ा एडवांस हो गया, आजकल एक 5 मिनट चालू हो जाता है। और जबलपुर है तो भैया, जबलपुर के क्या कहने। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसा मत बोलो, कंसोर वाले। देखो दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके पत्ते को हवा ना लगी। और जबलपुर संभाग है, यहाँ के बारे में तो मेरे को पता है कि यहाँ पे हवा कुछ नहीं चलती, यहाँ आंधी तूफान आते। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम बोलते हैं कि झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे हैं। और क्या कर लें, क्योंकि आशिकों की महफिल में आजकल बच्चे आने लगे। हमारे आशिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। प्रपोजल आते हैं ना, कोई हाँ बोल देता है, तो हमारे आशिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। लल्ला ओ लाली, खूबसूरती कुछ नहीं बढ़ी, आजकल मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे आने लगे। पार्लर जाना तब याद नहीं आएगा झूठ बोल रहे हैं, कहीं घूमने जाना तब याद नहीं आएगा कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। वो मोमोज खाना तब याद नहीं आएगा कि झूठ बोल रहे हैं, कपड़ा खरीदना तब याद नहीं आएगा कि झूठ बोल रहे हैं, सोना जानू बाबू अदरक मिर्ची लहसुन करना है तब याद नहीं आएगा कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ जब करियर बनाने के लिए एम्बाइल करने की बात है कि तब नहीं मैं घर में झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो ना बोल पाऊंगा। और हमारे साथ तो कल्चर भी ऐसा चलता है बड़ा गजब। हमारे यहाँ पे ना कुछ बड़े मतलब चाणक्य टाइप के लोग होते, मतलब वो जो लोगों की बात कर दी ना, समझा, हमारे यहाँ वो लोगों को चाणक्य बोलते थे। ये लोग अक्सर कॉलेज के सामने वाले टपरे में मिला करते हैं, और वहां चलता था पीक थूक के उनका जो है
मतलब पूरा जितना ज्ञान है वो पीक थूक थूक के निकलता है। और कुछ एक तो और हमारे साथ वाले थोड़ा सा अच्छे निकलते, देखो यार छोटी मोटी चीज आपने इतना निकाल यार, जल्दी निकाल, बड़ी देर से मीटिंग में बिठा के रखो, हो गया इतना, अरे तू निकालना यार, बाद में इन्हीं के चक्कर में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई। और फिर ये चाणक्य बताएंगे तुमसे ना हो पाए, कंपनी अच्छी नहीं, काम बेकार है, किसके चक्कर में पड़े हो हैं? वो संध्या पगला गई है, वो सीमा तो घर छोड़ के बैठी है। नितेश के बोलने से क्या होता? तेज पर आपको कुछ काम नहीं मिला हो, कैसे लेकर रहा है? सीधी सी बात। अरे तुमको क्या आग लगी है? अभिनीत की छोड़ो, उसका तो काम ही है, वो कर सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मिलते हैं आपको ऐसे लोग? यस। क्या कर रहे हैं यार? मार्केट में कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस। अरे लेकिन छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, क्योंकि कहते हैं लोग और कहना कोई बड़ी बात नहीं, और वो कहते ही रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। तो छोड़ो ऐसे लोगों को। ऐसे लोग मुझे भी मिला करते थे। मैंने स्टार्टअप कर दिया, डिसीजन ले लिया, सोच लिया मैंने कि यार मैं कुछ करने के लिए बात कर रहा हूं। मतलब जिस तरह से प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एक चाय का टी स्टॉल से जिंदगी की शुरुआत किया, जो एमबीए चाय वाला के नाम से फेमस है, आज पूरा इंडिया उसको यूथ आइकॉन के रूप में देख रहा है, लेकिन उसने भी घर से झूठ बोल के पैसे लिए थे मेरे को कोचिंग करनी। उसने नहीं बताया था कि मैं चाय का टी स्टॉल डाल रहा हूं, घर वाले मना कर देते, ले अब भी चाय वाला बनेगा। तो ऐसा होता है, क्या होता है जब परिवार से हम कुछ हटके करने की सोचते हैं, अपने गांव के अपने क्षेत्र के माहौल से कुछ हटके कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो पता है दो चीजें होती है। पहला तो उनको लगता है कि इसके बस की नहीं, दूसरा उनको ये लगता है कि अगर ये कर गया तो मेरे बच्चे ने कुछ ही नहीं कर पाया, तो उसके पेट में ज्यादा दर्द होता है। यस। सही बात है नहीं? यस सर। मतलब खुद के घर में खाना बना या नहीं बना वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वो आज इनके घर से पनीर की खुशबू क्यों आ रही उसका ज्यादा टेंशन होता है। मतलब 18 साल 20 साल की उम्र में जहां पर लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं इसको हाँ बोलूं कि मैं उसको हाँ बोलूं, वहां तुम अपनी स्कूटी लेके निकल जाते हो। वहां 20-22 साल की उम्र के बाद लोगों को ये नहीं समझ में आता क्या मैं ब्रेकअप पार्टी करूं या मैं पैकअप पार्टी करूं। वहां पे लोग कार ले आ रहे हैं। या 25-27 साल की उम्र में जहां घर वालों से परिवार में बच्चे ये बोल रहा है, पापा जी वो फलाना वाला फार्म भरना था, थोड़ा पैसे मिलते क्या फार्म भरने जाना था। उस टाइम पे यहाँ लोग अपना सेटलमेंट कर ले रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी कहानी है, जब आप इतना आगे बढ़ जाओगे, इतनी कामयाबी की बुलंदियों को छू दोगे, तो लोगों की पेट में तो थोड़ा दर्द होगा ना। यस सर। नहीं होगा? तो बस यही एक वजह है सबसे बड़ी जिसकी वजह से लोग मना करते हैं। कलाम साहब एक बड़ी प्यारी बात बोल गए, जब भी कुछ बड़ा करने की सोचोगे, जब भी कामयाबी के लिए आगे बढ़ने की सोचोगे, तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यस सर। जब मजाक उड़ाने से आप नहीं रुकोगे तो आपका विरोध करने लग जाएंगे, अटैक कर देंगे तुम्हारे। और एक बार कामयाबी हासिल करके देखना, वही लोग जो कभी कमेंट कर रहे थे, वही लोग जो कभी मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही लोग जो विरोध कर रहे थे, तुम आगे बढ़ रहे होगे और तुम्हारे पीछे पूरा कारवां चल रहा होगा। क्योंकि जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे सारे काफिले होते हैं। तो डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे शुरू करना है, और मैंने शुरू कर दिया। मैं लोगों से मिला, लोगों से मैंने बातें करनी शुरू की। शुरुआत का मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिसके पास भी मैं जाता था, जिससे भी मैं बात करता था, वो सुनता नहीं था उस तरीके से, वो समझने को तैयार नहीं होता था। वो मुझे ही, मैं लोगों के पास जाता था, मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का एक प्लान समझाता था, मुझे 4 प्लान समझाते थे। आपने भी देखे, हमने भी सुने, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ज्यादा अच्छा है। वो मुझे समझाने लग जाते। तो मुझे लगा कि यार मेरा व्यापार कैसे चल पाएगा। लेकिन वहां मेरी अपलाइन ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, अभी नहीं, दुनिया के किसी भी काम को पहले सीखना पड़ता है। अगर सीखने को तैयार हो तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है।
यस और अगर सीखने को तैयार नहीं हो तो साइकिल भी चलाना मुश्किल है। यस जब जिंदगी में पहली बार आपने रोटी बनाई थी तो भारत का नक्शा बना था कि पाकिस्तान का आपको खुद नहीं पता। यस सर। सच्चाई है। यस कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पहली बार कलम उठाई तो अपना नाम लिख पाए थे? नो सर। अरे पहली बार में तो जिस नाम को हम इतना गुरूर से बोलते हैं, इतने घमंड से बोल देते हैं, वो नाम लिखना भी हमें नहीं आया। यस वो भी सीखना पड़ा था, किसी ने हाथ पकड़ के सिखाया था, बेटा ऐसे ऐसे लिखते हैं। यस सर। सही बात है। यस तो जिंदगी में सीखना पड़ता है, तो मैंने सीखना शुरू किया। सीखने के बाद बड़ी अचंभित वाली चीज हुई, लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि सीखने से होता है। सीखने के बाद मैंने जब लोगों से मिलना शुरू किया तो वही लोग जो पहले मना कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, वही लोग मेरे साथ आने लगे। क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा चीजें परेशान करती थी वो करते थे लोगों के सवाल। चलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इसने भी किया था, उसने भी किया था, वो सवाल करते थे, मेरे पास जवाब नहीं होते थे। बाद में मैंने जवाब देने शुरू कर दिए। जवाब देने शुरू कर दिए, कुछ ने उसके बाद माना, कुछ ने नहीं माना। जो माने वो आज यहाँ फ्रंट रो में बैठे हैं, जो नहीं माने वो आज भी किसी न किसी चीज का फॉर्म भर रहे होंगे। यस सर। स्वाभाविक सी कहानी। आज भी मार्केट में घूम रहे होंगे। इंडिया की 18 करोड़ की पढ़ी लिखी आबादी है जो रजिस्टर्ड तौर से बेरोजगार है। यस इसमें एक नाम उनका भी होगा। स्वाभाविक सी कहानी। और काम चलना शुरू हो गया, लोग आने शुरू हो गए। मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मार्केट के अंदर अगर कंपनी अच्छी है तो आपके कामयाब होने के चांसेस है। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देने लग जाए, जैसे आज MIL45 की बात करी थी मैंने, नोनी जूस की बात कर दी, हम सब ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। यस सर। बहुत ही शानदार रिजल्ट। प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, वैल्यूबल हो, पैसे के एवज में आपको वो चीज मिल रही हो, जीएसटी बिल के साथ मिल रहा हो, तो कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब संजय धीमान, प्रमोद सिंह, राहुल कुमार, रविंद्र कुमार जैसी लीडरशिप शामिल हो तो फिर कामयाब होने से दुनिया में किसी का बात भी नहीं रोक सकता। कामयाब होने की एसोसिएशन चाहिए। बचपन से हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। यस सर। मतलब जिनके साथ आप रहते हो, आज नहीं तो कल आप उनके जैसे बन जाओगे। आज 4 लड़कियों के साथ रहती हो, चारों के बॉयफ्रेंड, तुम्हारे घर से तुमको समझा के भेजा गया। तुम सुबह उठती हो तो 2 अगरबत्ती लगाती हो, तुम पहले बोल देती हो देखो मैं ये सब करने यहाँ नहीं आई, मेरे माँ बाप ने मेरे को मुंह काला कराने नहीं बैठे। 10 दिन तुम उनके साथ रह लो, 11वें दिन उनसे चारों से अच्छा बॉयफ्रेंड तुम्हारा है। संगत जब रात रात भर वो लगी रहती है तो तुम्हारे अंदर से आ जाता है, तुम अंदर से सोचने लग पड़े कि नहीं यार वो चारों बात करती रहती हैं, जिंदगी मिली है, एक ही बार तो मिली, एंजॉय करना चाहिए, अभी तो उम्र है। मेरे कोई क्या है वो शौक चढ़ा है, और ठीक है ना 2-4 साल कौन सा शादी करनी है। मतलब मेरे को एक आशिक मिला दीपू, वो मेरे से बोलता है बड़ा टेंशन है, बड़ा परेशान है। बोला हो सकता काम नहीं चल पा रहा होगा, बेचारे का लोग आ नहीं रहे होंगे, पेमेंट नहीं बन पा रही, इसलिए परेशान है। मैं क्या क्यों परेशान है भाई? बोले सर हुआ क्या वो तो बता, सच्चा प्यार नहीं हुआ। मैं क्या तूने ढूंढने की कोशिश की? बोले सर 4-6 बार ढूंढ चुका हूं, फिर ढूंढा मिल जाता। मैं क्या मतलब इससे एक चीज समझ में आती है कि भाई सच्चा प्यार अगर गलती से तेरे को मिल गया तो तेरे से ना समझेगा। 4-6 बार तो तू कोशिश करके देख चुका है। नहीं सर ऐसी बात मत करो, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं तलाश में हूं, मैं एक चीज को ढूंढ रहा हूं सर, मैं उसी से प्यार करूंगा। मैं बोला एक से क्यों करेगा भाई, 4-6 से कर, दुनिया को बांट है। फिर वो पता नहीं कौन सा एक पुराना गाना था, चांदी की डाल पे सोने का मोर, वो नहीं एक और पुराना गाना, ठीक है, जो चांदी का घर छोड़ दिया, ठीक है, निर्धन देखकर अमीर की लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बोला साले एक तो भिखमंगा, ऊपर से प्यार का शौक चढ़ा तेरे को, अबे टॉप एंड टाउन में लेके कैसे जाएगा तू? अरे नहीं सर ऐसी बात मत करो, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं कहा निकल भाई इस परेशानी से, क्योंकि तू अकेला परेशान नहीं है। आज की डेट में इंडिया की 99% आबादी जो यूथ है वो इसी में परेशान है।
और सिर्फ वो परेशान नहीं, उनके घर वाले भी परेशान है। वो बोलते कोरोना की वैक्सीन बाद में ढूंढना, इसकी वैक्सीन निकाल के हम पैसे में ले लेंगे, हमको फ्री भी मत बांटना। क्या कर रहे हो परेशान? मैं देता हूं इसकी वैक्सीन। एक बार घर जाके अपने माँ बाप को गले से लगाना, उनके पैर छूना, उनसे पूछना कि उन्होंने जिंदगी में तुम्हें पालने के लिए कितने बुरे दिन देखे हैं। तुम्हें अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि ये जो माँ बाप का प्यार होता है ना, साला दुनिया के हर प्यार का बाप होता है। मुझे भी, और मैंने काम करना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने मना किया। लोग सवाल करते गए, मैं जवाब देते गया, कारवा बढ़ते गया। लोगों ने कहा था 6 महीने बाद तू दिखाई नहीं देगा। आज वही ऊपर वाले को देखता हूं तो मैं उन सबको ढूंढ रहा हूं कि कहां गए वो लोग। आजकल वो फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 6 महीने की उसने बात की थी, आज 10 साल से ऊपर इस व्यापार में हो गया, 13वां साल अभी रनिंग चल रहा है। एक डेकेड निकाल दिया हमने इस व्यापार। उसने कहा था कोई नहीं आने वाला, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं आज, तो किसी भी जगह में हम बाद में पहुंचते हैं, वहां भीड़ पहले पहुंच जाती है। उसने कहा था जब 2, 4, 10 हजार कमा लेना तब बताना। आज 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार नहीं, इस व्यापार से इतना पैसा कमाया है डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जितना मेरे फादर ने अपनी सरकारी नौकरी में नहीं कमाया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने इस व्यापार से कमाया। और देख रहा हूं मैं, वो जो लोग हैं ना, वो गिरगिट की तरह बदल गए हैं। वो लोग, रंग बदल गया उनका। यकीन मानो आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया है। लोग पूछते हैं भैया ये अमरूद मीठे हैं ना, घर ले जाके नमक लगा के खाते। यस सर। अरे जिनके ना आते थे जवाब, अब उनके सलाम आने लगे। जिनके ना आते थे जवाब, उनके अब सलाम आने लगे हैं। पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मेरे घर में नीम के पेड़ में आजकल आम आने लगे। बड़ी गजब की चीज है पैसा, कि जब तक आपकी जेब में है पैसा, तो दुनिया आपसे पूछेंगे कैसा। जब हो जाएगा आपका बुरा हाल, जब हो जाओगे कंगाल, तो कोई नहीं पूछने आएगा आपका हाल। इसलिए कहते हैं हम, इसलिए कहते हैं हम मेरे दोस्त, मेरी भाई, मेरी बहन, कि पैसा कमा लो। क्योंकि बिना पैसे के सिर्फ आपका परिवार ही है, सिर्फ माँ बाप ही है जो आपकी खैरात पूछते हैं। बिना पैसे के सिर्फ अपने माँ बाप ही हैं जो खैरात पूछते हैं। बिना पैसे के सिर्फ आपके माँ बाप ही हैं जो आपकी खैरात पूछता है। एक बार पैसा कमा के देख ले मेरे भाई, क्योंकि दुनिया में जमाना जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी औकात पूछता है। पैसा कमाना शुरू करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए भी जरिया चाहिए। जब तक एक ढंग का जरिया नहीं मिलता, तब तक के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे मिला आज से 13 साल पहले ये जरिया, और मैंने शुरुआत कर दी। टीम बनती चली गई। 2, 4, 10 लोगों की लोग बातें किया करते थे। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26,000 लोगों का नेटवर्क लेकर के मैं काम कर रहा हूं। 26,000 लोगों की टीम। किसी ने कहा था कभी लोग नहीं आने, ये आलम था। एक बार मेरे पापा को डराया, किसी ने धमका दिया, ये तुम्हारा लड़का कंपनी करता है, इसकी शादी नहीं होगी। आप लोग के साथ भी ऐसा होगा शायद। लड़की जात है, घर घर जाती है, लोगों से मिलती है, देख लेना कल को इसकी बारात नहीं आने वाली, कौन लेके जाएगा ऐसी लड़की। मेरे पापा को डराया। एट द टाइम आई वाज अ डिप्लोमेट डायरेक्टर। मेरे पापा मेरे पास आए, बेटा सब तो ठीक है, तेरा काम ठीक है, पैसा ठीक है, कंपनी ठीक, सब ठीक है, चल मैं सब मान गया। पर वो ना मिले थे समाज वाले, कुछ लोग बोल रहे थे कि लड़के की शादी ना हो पाएगी, काम मतलब कोई पूछेगा तो बताएंगे क्या। बोले मेरे से कोई पूछता है कि लड़का करता क्या है, तो मैं बता नहीं पाता। मैं कहा इतना सा प्रॉब्लम, इतना सा प्रॉब्लम। तब से लेकर आज तक मेरे पिताजी से कोई पूछता है, हालांकि बता वो आज भी नहीं पाते कि मैं क्या करता। शादी हो गई तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद से आज भी उनसे कोई पूछता है, मोबाइल उठाते हैं, गूगल में नाम डालते हैं, सामने रख देते हैं, ये करता है लड़का। इतने के बाद आज भी मेरे पास शादी के ढेरों बायोडाटा। बताना पड़ता है यार, तुम शादी की बात करते हो, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, 3 महीने की बेटी है मेरी। बताना पड़ता है लोगों को। मैं मानता हूँ यार, देखो नोटों की बेटी और घर में बेटी साला दुनिया में किस्मत वाले कोई मिलती है, बाकी किसी के बस नहीं।
अगर लड़की का इलाज कराना तो डॉक्टर महिला चाहिए हो, पढ़ाना है तो गर्ल्स स्कूल में भेजना है तो महिला टीचर चाहिए हो, कोचिंग भेजना है अगर घर में किसी कोचिंग में टीचर को किसी मास्टर नहीं तो मास्टर नहीं चाहिए हो। अगर उनको मंथली प्रॉब्लम आ रही है तो किसी महिला से डिस्कशन चाहिए, डिलीवरी करवानी है तो महिला चाहिए, हर चीज के लिए महिला चाहिए। लेकिन नहीं, तुम लड़की जा तो तुम चूल्हा चौका के लिए पैदा हुई हो, तो फिर वो जो बैठी है डॉक्टर नहीं, वो जो इलाज कर रही है वो कौन है? इस सोच से बाहर आई। देखिए डराया जाता होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, डराने दो, कहने दो दुनिया को, यार दुनिया तो कहती रहेगी। गीता फोगाट से भी तो कहा था, उसके बाप को भी तो किसी ने कहा था लड़कियां थोड़े ही अंदर लड़ सकती हैं। बाप का भी जवाब था, अरे मारी छोरी छोरों से कम है का। सोच बड़ी करो यार, देखो सोच बड़ी करो हर चीज। मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा जादू है सोच का जादू। 8वां अजूबा है ये सोच का जादू। आप किस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं, आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आपने लड़के के रूप में जन्म लिया, लड़की के रूप में जन्म लिया, आपके परिवार वाले आपसे क्या बोलते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर पाए कि नहीं कर पाए, डजंट मैटर। सिर्फ अपनी सोच पे काम करना चालू कीजिए। व्हाट यू कैन बिलीव, यू कैन कंसीव, यू कैन अचीव। जो भी आप विश्वास करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप अपने अंतरात्मा से मान लेते हो, आज नहीं तो कल आप वैसे ही बन जाते। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि मार्केट में नजर के चश्मे अवेलेबल है, नजरिए के नहीं है, नजरिए खुद स्ट्रॉन्ग बनाना। यस सर। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलकर आज तक कोई पार नहीं लगा है मेरे दोस्त। एक बार दिशा बदल के देखो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। आज लोग पूछते हैं मुझसे कि सर हमने भी देखा बहुत सारे लोगों, उन्होंने भी किया था, उनका नहीं आया, आज आप इतनी आगे कामयाब कैसे? मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार, मेरा सोच स्ट्रांग है, मेरा नजरिया स्ट्रांग है। लोगों के लिए कंपनी हो सकती है, लोगों के लिए जोड़ने का काम हो सकता है, लोगों के लिए मेंबर बनाने की स्कीम हो सकती है, लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है, लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। लेकिन अभिनीत के नजरिए से देख तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को करोड़ों रुपए कमाने की इंडस्ट्री है, उसके लिए एक मौका है। मैं ये सोचता हूँ मेरे लिए मौका है, और जिंदगी में मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। पहचान गए तो मौका, नहीं पहचान पाए तो धोखा। लेकिन अगर पहचान की शुरुआत कर दी तो गारंटी मानना कोहली भी क्या मारेगा, क्योंकि तुम मारोगे हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे चौका। तो दोस्तों हमने शुरुआत की, पैसा कमाया, आगे बढ़ा मैं, ये सारी चीजें मुझे मिली। लेकिन सब चीजों की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 वजह है सबसे बड़ी। पहला, मैंने विश्वास किया। दूसरा, मैंने डिसाइड किया। अगर आप विश्वास करने को तैयार हैं, तेज प्रताप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मानो तो गंगा मान, तो मानो तो बहता पानी। यस। सच्चाई है। यस सर। मान लो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर। एक बार एक टाइल्स के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से सवाल किया, उसके साथ गाली गलौज कर ली, झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली। मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, क्या हुआ, इतना नाराज क्यों है? तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, हमारी जात एक ही है, हम एक ही जगह से निकल कर आए हैं, इतना नाराज क्यों है मुझसे? तू नाराजगी की बात करता है, नाराजगी वाला जी, नफरत करता हूं मैं तेरे से, नफरत। अगर मुझे मौका मिले ना, आवाज आ रही मेरी? यस सर। अगर मुझे मौका मिले और अगर मेरे हाथ में बंदूक आ जाए ना, बंदूक, साला गोली मार दूं मैं तेरे। उस पत्थर ने कहा, इतनी नाराजगी क्यों? किस बात की इतनी नाराजगी तुमने? तो टाइल्स के पत्थर ने एक बड़ी प्यारी बात कही, जब तेरा कहना है कि तू भी पत्थर और मैं भी पत्थर, तेरे को लोग दूध से अभिषेक करते हैं, यस सर, तेरे ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, तेरी पूजन की जाती है, तेरी आरती की जाती है, और एक तरफ मैं हूं, मेरे ऊपर लोग जूते उतारते हैं, नारियल फोड़ा जाता है मेरे ऊपर। yes. तुझे नारियल चढ़ाया जा रहा है, मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा है, गुस्सा नहीं आएगी कि तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तो साला मेरे साथ ये अछूतपन क्यों, मेरे साथ ये दोगलापन क्यों? बड़ा प्यारा जवाब दिया उसने। वो जवाब लेकर जाइएगा, अगर ये जवाब आप लेकर चले गए, मुझे नहीं पता आप में से कौन एमवाईएल में आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन इट इज माई गारंटी आप जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लिया। उस पत्थर ने बड़े प्यार से कहा, यार ये भी तो तेरा ही डिसीजन था। मेरा डिसीजन था? कौन डिसीजन लेता है भाई कि मेरे ऊपर जूते उतारे?
कौन डिसाइड करता है? जानबूझ के मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? बोले हो सकता है जानबूझ के ना किया, लेकिन अनजाने में तूने किया है। कैसे किया है? बोले याद कर उस दिन को जिस दिन मूर्तिकार ने पहली बार छेनियां तोड़ी उठाई थी और तूने मूर्ति की शक्ल देना शुरू किया। जब उसने मूर्ति की शक्ल देना शुरू किया तो तू रोने लग गया, तू गिड़गिड़ाने लग गया। मूर्तिकार फिर भी नहीं रुका। तूने कहा मुझे दर्द होता है यार, क्यों मेरे ऊपर छेनियां तोड़ी से वार कर रहे हो? फिर भी मूर्तिकार नहीं रुका, फिर भी वो लगा हुआ था। और जब तूने देखा कि तेरे बोलने पर, तेरे रोने पर, तेरे गिड़गिड़ाने पर भी मूर्तिकार नहीं रुका, तो टूट गया, टूट के बिखर गया। तू जैसे ही टूट के बिखरा तू नीचे हट गया। मूर्तिकार ने मुझे सामने लाया, मुझे भी छेनियां तोड़ी से मारना शुरू किया। दर्द मुझे भी हो रहा था, बुरा मुझे भी लग रहा था। यकीन मान आंखों से मेरे भी आंसू निकल रहे थे। लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं बिखरा नहीं। और उस दिन का मेरा डिसीजन था जिसकी वजह से मूर्तिकार ने मुझे मूर्ति की शक्ल दे दी और आज इसलिए पूरी दुनिया मुझे पूज रही है। डिसीजन का फर्क था। तूने टूटने का डिसीजन लिया, मैंने पूजने का डिसीजन लिया। अरे चोट खाकर एक पत्थर कंकड़ कंकड़ रह गया और चोट खाकर दूसरा पत्थर शंकर शंकर कह गया। डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है जिंदगी में। भाई आपको मौके मिलते हैं। कोई बोलता है यार कि जिंदगी एक ही बार मिली है। जिंदगी एक बार नहीं मिली, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो रोज मिलती है। यस डेली उठते हो तो जागते ही उठते हो आप। यस सर। कोई ऐसा दिन एक ही बार आएगा जिस दिन ऊपर आपकी आंख ही नहीं खुलेगी, उस दिन ऊपर चले जाओगे आप। जिंदगी रोज मिलती है, लेकिन जिंदगी को ना हसीन बनाना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपने डिसीजन से, अपने विश्वास से। उससे जिंदगी हसीन बनती है। ऊपर वाले के बारे में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद उसने इंसान को जन्म दिया। यानी 84 लाख बार ऊपर वाला फेल हुआ है, लेकिन जब उन्होंने इंसान को बनाया ना तो उसके अंदर सारी ताकतें डाली उन्होंने। तो जब सारी ताकतें डाल करके ब्रह्मदेव लॉन्च करने वाले थे इंसान को, दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक, खुदा का सबसे प्यारा बंदा, जब इंसान नाम की चीज को लॉन्च करने वाले थे तो अचानक से शंकर जी आ गए उन्हें रोकने के लिए। शंकर जी ने उनसे कहा, भोलेनाथ ने उनसे कहा कि यार ये क्या चीज बना दी तुमने? बोले इंसान बनाया। बोले अभी थोड़ी बनाना, इसको अभी थोड़ी लॉन्च करना। बोले क्यों? बोले ये बहुत ताकतवर है। बोले कौन सी सबसे बड़ी ताकत है? चलने की ताकत तो जानवरों के पास भी है, तैरने की ताकत भी जानवरों के पास है। जैसे ये अगर घर बनाकर रहेंगे तो वो भी गुफा में रहते हैं, 2 वक्त का खाना ये भी ढूंढते हैं, वो भी। बोले नहीं, इसके पास दूसरी सबसे बड़ी ताकत दी है, इसको विश्वास करने की ताकत दी है तुमने। इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है विश्वास करने की, और इसका विश्वास एक दिन देख लेना, हमारा भी जो ये तख्त है ना हिला देगा। ये बोलना शुरू कर देंगे अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को भगवान मानने लग जाएंगे। आजकल मिलते हैं मार्केट में कुछ ऐसे अपुनित भगवान मिलते हैं ना। क्या करने? फर्श को बड़ा घमंड था, सॉरी छत को बड़ा घमंड था छत होने का, ऊपर एक और फ्लोर बना, जो छत है वो फर्श हो गया। अक्सर होता है जब आपके अंदर घमंड होता है ना, वो घमंड आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि कश्तियां अक्सर बह जाती हैं तूफानों में और हस्तियां अक्सर डूब जाती है अभिमानों में। तो ऐसे ही कुछ हाल है कि भैया इसका विश्वास बड़ा स्ट्रांग है, ये विश्वास देख लेना एक दिन हमें भी नीचे ला देगा। और कई बार इंसान ने ये चीज दिखाई है तो उसने ऊपर वाले को मजबूर किया है नीचे आने के लिए। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले चलो विष्णुदेव के पास चलते हैं, मैं तो संहारक हूं, तुम बोलोगे तो मैं निपटा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बीच का हाल ढूंढते हैं निपटाया ना पड़े। तो चलते हैं भाई विष्णुदेव के पास। तो विष्णु जी के पास पहुंचे शंकर जी और ब्रह्मदेव। समझने की कोशिश करना, बड़ी प्यारी चीज लेकर के जाओगे आप, है ना। आजकल बागेश्वर धाम सरकार भी आए हुए यस सर, है ना। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पर जब विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इंसान के अंदर बहुत ताकत है ना, इंसान की भी सीमा है, रहेगा तो जमीन के ऊपर ही, जमीन के नीचे छुपा लेते, काहे लोड लेते, उसके विश्वास को निकाल के जमीन के नीचे छुपा लेते हैं। जमीन के नीचे छुपा दिया, बोले अब लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च मत करो, पहले चल के देखे तो भविष्य में। फास्ट फॉरवर्ड किया, टाइम मशीन लाए, देखे तो पता चला साला माइंस में खुदाई चल रही है, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। बोले ये तो जमीन के नीचे भी पहुंच गए, ये तो ढूंढ लेंगे विश्वास को जमीन के नीचे भी, अब क्या किया जाए? तो बोला ठीक है ना, जमीन के नीचे खुदाई की है ना, पानी में थोड़े जा सकते हैं, पानी में सांस लेने का अधिकार थोड़े दिया है। एक काम करता है, समुद्र में छुपा देते हैं। उसके विश्वास को समुद्र में छुपा दिया।
अब जब समुद्र में छुपाया गया, फास्ट फॉरवर्ड करके देखा गया तो पता चला डिस्कवरी चैनल चल रहा है। अभी डिस्कवरी में वो पहना हुआ है ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है और वहां पे तैर रहा है, खोज चल रही है। बोले ये तो साला समुद्र के अंदर भी पहुंच गया, पानी के अंदर भी पहुंच गया। बोले अब क्या किया जाए? बोले ठीक है, जमीन में है, पानी में है, आसमान में थोड़ी है, आसमान में छुपा लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो भैया उधर सीताहरण हो रहा था। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो भैया राइट ब्रदर्स आ गए थे, वो गुब्बारा बना दिया था उन्होंने उड़ने वाला। बोले तो आसमान में भी पहुंच गया, विश्वास वहां से भी ले आएगा। तो बोले ठीक है, जो भी है तो पृथ्वी पे ही, पृथ्वी विज्ञान की सीमा है, उसके ऊपर थोड़े जा पाएगा। ऐसा करते हैं इसको चांद में छुपा दे। अब पता चला फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गया वहां। अब चांद में भी हो रही खोज। बोले ये साला यहां भी ढूंढ लेगा। बोले फिर क्या किया जाए? बोले मंगल में छुपा देते हैं, तो मंगलयान उतर गया वहां। बोले यार कहां छुपाया जाए? कहीं भी छुपाओ, ये साले इंसान हर जगह पहुंच जाते हैं। तो वहां से विष्णु जी ने एक बात बोली, एक काम करो, इसके विश्वास को ना इसी के अंदर छुपा दो और पूरी दुनिया में माया जाल फैला दो। तू नहीं कर सकता, तेरे से ना हो पाएगा, तू अभी छोटा है, तू अभी बड़ा है, तू गरीब परिवार से है, तू अमीर परिवार से है, तू लड़का है, तू लड़की है, तू ऐसा है, तू वैसा है, माया जाल फैला दो, पूरी दुनिया में ढूंढता रहेगा, कभी अपने अंदर झांक के ही नहीं देखेगा जो विश्वास उसके अंदर डाला हुआ है। और एक बार अगर अपने अंदर झांक कर देख लिया तो यकीन मानिए जिंदगी बदल सकती है। दुनिया को 1% लोग जो आज दुनिया के 99% पे राज कर रहे हैं, क्या उनके अंदर अंतर है? क्या वो हर बंदा अमीर परिवार से बिलोंग करता है? तो फिर धीरू भाई अंबानी कौन? वो तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचा करता था, बहुत गरीब परिवार से निकला था। सही है नहीं है? बोले नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो साले मोदी कहां से आ गया? चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया है? सोचो आप, लड़की है, लड़की थोड़े कुछ कर पाएगी। तो फिर मैरी कॉम कौन है जो ओलंपिक्स में चली गई? कि नहीं वो छोटे से गांव से निकलकर तुम कहीं नहीं जा सकते। तो मैरी कॉम कौन है? वो छोटे से गांव से निकली मणिपुर, वो और ऐसी बैकवर्ड जगह जहां पे साला सड़कें भी नहीं है, इतने गरीब परिवार से कि दोनों समय का खाना भी नहीं मिलता, वहां से निकलकर ओलंपिक्स तक पहुंच गई। फिर ये गीता फोगाट कौन है? अरे किसी ने बोला नहीं तुम अपंग हो, तुम अपाहिज हो। तो फिर सुधा चंद्रन कौन है? सबसे बेहतरीन नृत्यांगना पूरे भारतवर्ष की, दुनिया जानती है, सारा पैर भी नकली है। और आज के डेट में सबसे बेहतरीन नृत्यांगना बोलते हैं। अरे लता मंगेशकर ने भी तो पहला गाना इसलिए गाया था क्योंकि उस दिन उनके घर में खाने की कमी थी। कैसे बोल सकते हैं आप? कौन सी चीज थी इन्हें आगे लेकर के गई? क्या गाना आगे लेकर गया? क्या नेहा कक्कड़ को आज गाने आगे लेकर के गए? क्या धीरू भाई अंबानी को पेट्रोल पंप आगे लेकर के गया? क्या नील आर्मस्ट्रांग को भाई वो स्पेसशिप लेके गया था चांद पे? एक ही चीज जो वहां तक लेकर के गई, विश्वास लेकर के गया। विश्वास, उम्मीद लेकर के गई। ये बॉयज एंड गर्ल्स, उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। उम्मीद, यस आई कैन, वो कर सकता है तो मैं भी बेहतर करके दिखाऊंगा। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। अरे बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। आपकी कामयाबी ना आपके संन्यास में है, ना आपके वनवास में है। एक बार अपने अंदर झांक के देखो, सब कुछ आपके आत्मविश्वास में है। आज से 13 साल पहले मैंने भी विश्वास ही किया और कुछ नहीं किया था डियर बॉयज एंड गर्ल्स। वो विश्वास ही था जो मुझे यहां तक लेकर के आया। मुझे विश्वास था कि कोई और कर सकता है, मैं भी कर जाऊंगा। उस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। यू आर लकी, आप एक ऐसी एज में इस व्यापार के अंदर आए हैं। 13 साल बाद आप पलट कर देखते हैं 2016 में भारत सरकार गाइडलाइंस लेकर के आई। 2021 में नियम कानून आए। मतलब जिस तरह से आज डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, मेडिकल एक प्रोफेशन है,
मेरा इंजीनियरिंग जो मैंने क्वालिफिकेशन किया वो भी एक प्रोफेशन है। वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार जिसे लोग तरह तरह के नाम देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, वो भी एक प्रोफेशन है भारत सरकार की नजर में। और भारत सरकार का भी ये कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर बेरोजगारी को दूर करने की दम ना भाजपा में है ना कांग्रेस में है, वो दम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में है। और देखिए आज नहीं तो कल आपको अपनाना पड़ेगा, ये भी तय है। क्या है ना, 40 के जमाने में 1940 के जमाने में प्लास्टिक नया नया आया तो लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते, लेकिन आज की रेट में घर में जाकर देखो 70-75% फर्नीचर प्लास्टिक का है। यस सर। गवर्नमेंट बैन कर रही है फिर भी हम धड़ल्ले से ले रहे हैं। यस सर। सच्चाई है। यस। 60s का टाइम आया, पेट्रोलियम का जमाना था, लोग मना करते थे, बोले घोड़े हैं, हाथी है, गांव में तो रहना है, बैलगाड़ी है, पैदल चले चलेंगे, जाना कहाँ होता है। इंजन भी भाप से चलता था, लेकिन आज की रेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा कौन सा ऐसा व्हीकल है जो पेट्रोल या डीजल के बगैर चल जाता है, बताओ जरा। है कोई ऐसा व्हीकल? आज हर किसी की जरूरत बन गया है। अगर 10 मिनट के लिए पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। यस सर। सही बात है। पूरे इंडिया के अंदर जैसे ही पेट्रोल, जब वर्ल्ड लेवल के मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कम होती है, तो इंडिया के अंदर भी कीमतें बढ़ती और कम हो जाती है। मतलब महंगाई के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। जीएसटी के दायरे भी नहीं ला पा रहे हैं उसको, यह आलम है। जरूरत बन गया है सबकी। सब 80s के जमाने में सरकारी नौकरियां आ रही थी, प्रॉपर्टीज का ट्रेंड चालू हो रहा था, घर बैठे लोग आ जाते थे, लड़का 5 पढ़ा है, चलो फलानी जगह लगा दो, ड्राइवरी कर लेगा माइन से। 8 तक पढ़ा है, चलो ले चलो थानेदार बना देते हैं। 10 तक पढ़ दिया है, चलो पटवारी बना देते हैं। कॉलेज कर लिया लड़के, अरे क्या बात है, चलो कलेक्टर की तैयारी करवाओ, तहसीलदार बनाएंगे इसको। घर बैठे सरकारी नौकरियां आ रही है। और बड़े बुजुर्ग बताते हैं भाई हम तो पैदा हुए नहीं थे, कि लोग भगा दिए करते, हमारा लड़का सरकारी वरकारी कुछ नहीं करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, गाय कौन लगाएगा, भैंस कौन लगाएगा, बगाई कौन करेगा, कटाई कौन करेगा, ये वाला आलम होता था। दुकानदारी कौन करेगा, किराना कौन चलाएगा, ये बोलकर लोग मना कर दिया करते थे। आज की डेट में ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना पेंशन के प्लान है। घूम फिर कर बेचारी आर्मी में बच्चे थे, उसमें से भी हटा दिए। अग्निवीर योजना, अब ये भी गारंटी नहीं कि 4 साल के बाद तुम्हारी वो भी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये वाला आलम। फिर भी क्या करना है, सरकारी नौकरी। जिंदगी में कामयाबी का क्या मतलब है, बोले सरकारी नौकरी का मतलब कामयाबी होता है। जिंदगी में करियर का क्या मतलब है, तो बोले सरकारी नौकरी का मतलब ही करियर होता है। मतलब अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला सब बेरोजगार, इनका तो करियर ही नहीं बना। सही बात है। यस। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा नहीं है। जब आप मान लेते हो ना तो हार होती है, और जब आप ठान लेते हो ना तो जीत होती है। यस सर। मान लेते हो हार, ठान लेते हो। मुझे याद है जब मैं फाइनल कंप्लीट कर रहा था ना, फाइनल के बाद मेरे जब सारे दोस्त कैंपसेस में बैठ रहे थे, उस समय मैं ऑलरेडी अपना कैट का प्रिपरेशन कर रहा था। यही जबलपुर में कैरियर लॉन्चर से मैंने अपने एंट्रेंस की तैयारी की थी एमबीए के लिए। जब मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे थे तब मैं एमबीए कर रहा था, और एमबीए करते करते 25-30 हजार कमा रहा था अपनी कॉलेज में, अपनी बाइक से कॉलेज जाया करता। जब मैं एमबीए ड्रॉप कर रहा था, मेरे सारे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, पागल हो गया है, एमबीए ड्रॉप कर रहा है। मैंने चाय की दुकान तो नहीं खोली, लेकिन मैंने एमबीए ड्रॉप किया तो उसके अगले 1 साल के अंदर मैं फोर्ड इको स्पोर्ट ले आया। 10.5 लाख की कार थी मेरे पास, जो 1 लाख रुपए, जो एक बड़ी सोच होती थी कि यार किसी दिन ऐसा होगा कि 6 डिजिट की इनकम क्रॉस करेंगे, 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। 2017 में ही मैं अपनी इंजीनियरिंग के अगले 4 साल के बाद ही, 2013 मेरा फाइनल हुआ, 2015 में मैंने अपना एमबीए ड्रॉप किया, 2017 में मैं इस व्यापार से 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका। जो बचपन का सपना था कि घर के ऊपर से जब हेलीकॉप्टर गुजरता था मैं देखता था, 2017 में पहली बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला। मुझे आज भी ध्यान है वो वाकया, मैं शेयर करना चाहूंगा। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा जब इस तरह से जिंदगी जीता है तो कैसा महसूस करता है, एक बार मेरी जगह अपने आप को रख कर देखिएगा। मैं नागपुर एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा, वहां एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी डोमेस्टिक बॉम्बे तक की, फिर वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी आगे की। तो मैं वहां अंदर घुसा, मैंने पहली बार देखा कि लगेज लेके नहीं घूमना पड़ता। उन्होंने बोला सर आप बैगेज जमा करवा दीजिए, अपना बोर्डिंग पास ले लीजिए। हम तो साला उनमें से थे जो ट्रेन में झगड़ते थे, भैया नीचे से जगह बनाओ, पूरा जगह तुम कब्जा करके रखो, हमारा भी रिजर्वेशन है, हमारी भी सीट है, हमारा नीचे सामान रखो। वहां लगेज लेके नहीं घूमना था। वहां उन्होंने पहले बोल दिया लगेज आप जमा कर दीजिए। मैंने अपनी लगेज बोले आप पहुंचेंगे आपको मिल जाएगा, आपके पहुंचने पहले आपका लगेज पहुंचेगा। क्या बड़ी फैसिलिटी है। बोर्डिंग पास लिए, बैगेज जमा किए हमने,
फिर वहां से बोर्डिंग पास लेकर के आगे बढ़े तो हमने देखा 500 मीटर दूर पे, मुश्किल 500 मीटर भी ज्यादा बोलते, 200-300 मीटर की दूरी पे हमारी फ्लाइट खड़ी थी। वहां तक भी पैदल नहीं जाना। बेहतरीन एसी बस लगी थी, इंडिगो एयरलाइंस की बस। हम पहली बार एसी बस में बैठे, ठीक है। हम तो स्टेट ट्रेवल्स की बस में बैठते थे, छोटी मोटी बस में बैठते। तो वहां जब उस बस में बैठा मैं नीचे से सेल्फी ली, एसी का डेंट आना चाहिए, दिखना चाहिए एसी के नीचे बैठा। एसी का जो डक होता ना गोल सा, वो उसका फोटो आना चाहिए। मैंने वहां से फोटोज ली, सेल्फी। फिर मैं फ्लाइट के सामने खड़ा हुआ, मैंने हर एंगल से फोटोज ली, और हर एंगल से फोटो लेता है एक चीज कंपलसरी, फ्लाइट दिखनी चाहिए, फ्लाइट के सामने ले। फिर उसके बाद मैं अंदर चढ़ा, अंदर गया। अपने को जरा आइडिया नहीं था, जिंदगी पहली बार बैठ रहे थे उस जमाने में, तो मुझे पता नहीं था कि विंडो सीट भी मिलती है और उसका भी कोई सिस्टम होता है। तो हम तो लिए नहीं, मिली नहीं थी हमको। हम जो बैठे थे हम बोले सर एक फोटो लेनी, वो समझ गया पहली बार वाला है। उसने बढ़िया जगह दी, हम गए विंडो सीट के साथ, हमने फोटो ली, ठीक है। और देख रहे थे, कॉन्सेंट्रेट कर, बराबर दिखना चाहिए कि विंडो सीट के साथ, मतलब फ्लाइट के बाहर नहीं, फ्लाइट के अंदर भी, ठीक है। और गया है वाकई। फिर उसके बाद हमने मैडम से बोला एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम बोलती यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैडम सेल्फी प्लीज। मैडम बोलती है नॉट अलाउड। मैं क्या मैडम जब से अंदर आया हूँ तब से लोग नॉट अलाउड बोल रहे हैं, पहली बार आया हूँ, एक्साइटमेंट है यार। फिर उसके बाद फ्लाइट उड़ी हमारी बॉम्बे के लिए, मुंबई एयरपोर्ट के लिए। वो 1.25 घंटे का जो सफर था, 1.5 घंटे का सफर था। सबसे ज्यादा मजा आया जब हवा में जाके अपन ये करने गए। छोटा सा वॉशरूम होता है, ठीक है, लेकिन वो मजा आना हवा में करने का, मतलब मैं नीचे दिखाई दे रहा था जिन्होंने हाँ ना करते हैं, देखते हैं, बताते हैं, कंपनी नेटवर्किंग जोड़ना घटाना, मेंबर बनना बनाना, अरे तू कर ले हम बाद में करेंगे। मैं क्या सलाह, उनको दिख रहा होगा कि ये देखो ऊपर जा रहा है, वहां करूंगा। मुझे लगता है 50 बार से ज्यादा मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, जिसमें कम से कम 30 इंटरनेशनल फ्लाइट है। वहां से आगे की इंटरनेशनल फ्लाइट थी मेरी बैंकॉक की, ठीक है। बैंकॉक गया मैं, अराइवल वीजा था वहां पे। मैं कंफ्यूज हुआ 15-20 मिनट, जो वहां पे मैम जिनकी ड्यूटी लगी थी, आरपीएफ वगैरह की जो भी थी, उन्होंने ड्यूटी लगी थी। 15-20 मिनट में वहां रुका, फिर मैं अंदर गया। मैं क्या सर वो इंक्वायरी किस चीज की कर रही? बोले तेरी उम्र 24 साल है, इस उम्र में लोग फॉरेन में नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, तेरे वीजा में साफ साफ लिखा तू हॉलीडेज के लिए आया, घूमने के लिए आया। तो यही देख रहे थे कितनी उम्र में घूमने आए। फिर उन्होंने देखा पीछे की नहीं ग्रुप है, डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलिंग लिखा है, मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग वाले तो आते रहते हैं। बोले आ जाओ, इस लिस्ट में एंटर कर लिया। मानना पड़ेगा। तब से लेकर आज तक मैं 7 से ज्यादा बार विदेश, पूरा हिंदुस्तान घूमा है, साथ में विदेश भी घूमा है। 7 से ज्यादा बार मैं फॉरेन गया, जिसमें दुबई और सिंगापुर जैसी लग्जरी कंट्रीज भी है, जहां पे सबसे ज्यादा शूटिंग होती है। लेकिन क्यों पाया? क्योंकि मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने विश्वास किया था। अगर उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, उस दिन मैंने विश्वास नहीं किया होता, तो क्या मैं आज यहाँ होता? क्या मेरे पास अपनी 15 लाख की 10.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट होती? क्या मेरे पास भोपाल शहर में अपना 50 लाख का बंगला होता? क्या मैं 50 बार फ्लाइट में बैठा होता? क्या मैंने विदेश यात्राएं की होती? क्या 1 करोड़ कमाया होता? क्या पिताजी मेरा नाम गूगल में डाल करके लोगों को दिखा पाते? मैं प्राउड होता? क्या आप 100 रुपए खर्च करते? क्या आप सुनने के लिए इंतजार करते? क्या मैं यहाँ बोल रहा होता? नहीं होता। ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने विश्वास किया, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था। ये ना मस्ती करने की उम्र है आपकी, ऐसा आपको लगता है, लेकिन जो एम्पायर वाले हैं ना, वो अक्सर लोगों को बोलते हैं कि मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है। यस सर। मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल करने की बेताबी है। हमें किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, क्योंकि हमारी खुद से मुलाकात ही काफी है। आप सबने 100 रुपए खर्च किए हैं, क्या मुझे सुनने के लिए खर्च किए हैं? नो सर। क्या इस अभिनीत साहू को सुनने के लिए खर्च किए हैं? नो सर। 1 करोड़ कमाए हुए अभिनीत साहू को सुनने के लिए खर्च किए हैं? नो सर। आज आपने 100 रुपए खर्च किए हैं उस अभिनीत साहू के लिए जिसने 13 साल पहले डिसीजन लिया था, और वो भी आप ही की तरह इस चेयर में बैठा हुआ है। यस सर। आपने अपने लिए खर्च किया है, आप अपने लिए यहाँ आए हैं।
क्योंकि आपको भी पता है कि गरीब परिवार के लिए जिंदगी में गरीबी से अमीरी तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो ट्रेन है, उसकी टिकट MIL में ही कटती है, बाकी कहीं नहीं कटती। यस सर। जिंदगी बदलने को तैयार? कामयाबी के लिए तैयार? अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार? सोना जानू बाबू अदरक मिर्चा लहसुन से निकलने के लिए तैयार? अरे जिंदगी में कम से कम इतनी कामयाबी के लिए तैयार कि जब अपने बच्चे को एग्जाम्पल देना हो, चाहे माँ हो या बाप, एग्जाम्पल किसी थर्ड पार्टी का नहीं, आपका दिया जाए। क्या तैयार हो? क्या अपना एक बंगला बनाने को तैयार हो? क्या अपने माँ बाप के लिए प्राउड बनने को तैयार हो? क्या मान करने को तैयार हो? तो क्या शुरुआत कर दी जाए? रोका किसने? सर वो मेरे ना वो फलाने वाले भैया मना कर, हमको भी पता कौन से वाले भैया मना। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता डियर बॉयज, मानिए आप मेरी बात। आपकी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने से अगर आपको कोई रोक सकता है तो वो एक ही शख्स है, वो जो इस समय आपकी चेयर पे बैठा होगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। Nobody can change your life। आपकी लाइफ ना तेज प्रताप जी बदलेंगे, ना अभिनीत बदलेगा, ना संध्या बदलेगी, ना सीमा बदलेगी, ना ही रानू बदलेगी, ना दीपांशु बदलेगा, ना हिल्या, कोई नहीं बदलेगा। आपकी जिंदगी में अगर बदलाव लाना है तो एक ही व्यक्ति है जो बदलाव लेकर के आएगा। आप खुद अपनी जिंदगी में बदलाव आपको खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि सबको लड़ने पड़े हैं यार अपने अपने युद्ध। सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे थे वो राजा राम, चाहे थे वो गौतम बुद्ध। तो क्या डिसीजन लेने को तैयार हो? तो आज उस लाइनों के साथ यहाँ पे वाइंड अप करेंगे सेशन का, जो मोटिवेट करती है, मुझे इंस्पायर करती है। आरंभ है प्रचंड, जो मोटिवेट करती है मुझे, आरंभ है प्रचंड। खड़े होकर के मेरे साथ, मतलब इन लाइनों में झूमने की कोशिश कीजिएगा, अपने फील करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी गारंटी है आपके अंदर आग लग जाएगी। मैं लगातार सुनता हूँ लाइनों को, अंदर से इंस्पायर हो जाता हूँ, अंदर से मोटिवेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों जिंदगी में कितने भी चैलेंजेस आ जाए। हेलो।